नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार और आप सभी का स्वागत है सिविलियन स्कूल में। जैसा कि हम लोग कल हिस्ट्री के 1857 से स्टार्ट किए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो लोग भी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली मैं प्रेफर करूंगा टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि खुद का नोट्स बनाया हुआ है, कंटेंट बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि 1857 की क्रांति में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी भावनाओं से जो इतने सालों से खेला जा रहा था, फिर मंगल पांडे ने स्टार्ट कर दिया। उनको विद्रोह का पहला प्रथम सैनिक कहा जाता है। ह्यूसन और बाग की बाग को मार दिया था। फिर हमने देखा कि फिर वो लोग दिल्ली पे चढ़ाई किए। फिर बख्त खां ने इनका मुखबरी कर दिया। मुखबरी मतलब इनको बता दिया कि कहाँ पे छुपे हुए हैं बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ पकड़ के इनको भेज दिए रंगून, बाकी इनके बेटे पोते को मार दिए। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे विद्रोही जो नेता रहे अलग अलग जगहों पे, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, फैजाबाद, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर वगैरह वगैरह जगह पे, तो हमारे कौन से नेता के साथ जो सैनिक थे, अंग्रेज सेनापति कौन सामना कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आता है ये। और चूंकि इसलिए आता है क्योंकि मैचिंग करने के लिए आ जाता है। चार नाम दे देगा कि दिल्ली में कौन थे और कौन उनके सामना कर रहे थे। जैसे हडसन था, निकोलसन था, कैंपबेल, ह्यूरोज व्हीलर था, कर्नल नील, आयर टेलर, ये सब के सब थे हमारे विद्रोही नेता अलग अलग जगह पे। जैसे बहादुर शाह जफर थे, बेगम हजरत महल थी, नाना साहब थे, खान बहादुर खान थे, लक्ष्मीबाई थी, वीर कुंवर सिंह थे, ये आदि, जैसे दीवान मनीराम थे वगैरह वगैरह, जो लोग हमारे फौजी नेता थे। तो किनका किनके साथ सामना हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जहाँ से इलाहाबाद, जगदीशपुर, कानपुर, फैजाबाद, ये सब जगह जो मेन मेन युद्ध हुआ। फिर हमने ये देखा था कि असफलता का कारण मतलब हमारा विद्रोह क्यों असफल हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखें, विद्रोह का परिणाम क्या था ये भी हमने देख लिया था। और फिर जब सेकंड वीडियो में हमने देखा था 1885 से लेकर 1800 जो 1947 तक हमें पढ़ना था, तो उसी का सेकंड फेज आज पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और कैसे कैसे मतलब प्रारंभ हुआ, कैसे लोगों ने स्टार्ट किया। हम ये भी जानते हैं कि 1885 से पहले बहुत सारी संस्थाएं भारत में काम कर रही थी। 1885 इन द सेंस कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई, उससे पहले बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही थी। तो उसके बारे में जाना समझा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट वगैरह बोली गई थी। जैसे कि लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था, गोखले जी ने तड़ी चालक का सिद्धांत दिया। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री लाला लाजपत राय ने डफरिन के दिमाग की उपज बताया, डफरिन के मस्तिष्क का शिशु बताया। अश्विनी कुमार ने 3 दिन का तमाशा बोल दिया। और ऐसे वो भी विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय ने याचना अटर करने वाली, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि याचना करने वाली संस्था है, टर्राने वाली संस्था है। डफरिन ने भी बोला था कांग्रेस मात्र सूक्ष्म वर्गीय प्रतिनिधित्व करती है। करजन ने बोला था कि देशद्रोही संगठन है। बाद में, अब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्हीं लोगों ने प्लान बनाया था कि हमारा मीडिएटर कोई मिल जाए तो हम राज और ज़्यादा दिन करेंगे। क्योंकि जब हमारी राजनीतिक मुद्दे उठने लगी तो उनको नहीं पसंद आया। इसलिए बेवफा बाबू, गंदी चीज़, विद्रोही संगठन, ऐसे इत्यादि नाम। तो ये हम सब कर चुके हैं, बस आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बस खाना वाना बनाते रहिए, इसको बस सुनते रहिए। मोबाइल ऑन करके छोड़ दीजिए और बस सुनते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। खुद का नोट्स बनाया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, उसी को मैं रीड कर रहा हूँ। बस आप सुनिए, आपका रिवीजन बहुत शानदार होगा। तो हम लोग अधिवेशन वगैरह कर चुके थे बहुत सारे, और फिर अंत तक हम लोग आ गए थे कि कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेता जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो जैसे कि एम जी रानाडे थे, बाल गंगाधर तिलक थे, शिविर कुमार घोष थे, मोतीलाल मोतीलाल घोष थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे। ये लोग कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आज आज का जो टॉपिक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 के बाद हम बात करेंगे। तो ये इसको हम नववाद कहते हैं, यानी कि नववाद का काल कहलाता है, उग्रवादियों का काल कहलाता है। इस चरण में नव राष्ट्र का उदय व गर्मपंथी चरण का ज़्यादा वर्चस्व रहा। जैसे उग्रपंथी नेता मुख्यतः अहिंसात्मक प्रतिरोध तथा सामूहिक आंदोलन में विश्वास रखते थे, और इनका लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था। ये लोग स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व पर बल देते थे।
क्या क्या बोल देते थे? स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा। इन लोगों ने उदारवादी नेताओं की असफलता कार्यशैली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा, कि मतलब उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, याचना करते रहते हैं, तो अंग्रेज तो वैसे भी खड़ूस। स्वराज का अर्थ वैसे स्वशासन से था जो तत्कालीन ब्रिटिश स्वशासित उपनिवेशों में थी। इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज कई जगह अपना उपनिवेश चलाया करते थे, उससे रिलेटेड कांग्रेस के तीन प्रमुख नेता जो थे, लाल बाल पाल, और चौथा अगर माने तो बिपिन चंद्र घोष जी थे, अरविंद घोष। तो मुख्यतः त्रिमूर्ति के नाम से जो जाने जाते हैं वो लाल बाल पाल हैं। और इन तीनों चारों ने अपने अपने न्यूज़ चलाए थे अपने अपने एरिया में। तो न्यूज़पेपर का नाम अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाला लाजपत राय ने पंजाबी, तिलक जी ने केसरी, बिपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया और अरविंद घोष ने वंदे मातरम। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है कि केसरी तिलक जी ने चलाया था, पंजाबी लाला लाजपत राय ने चलाया था, न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल ने चलाया था और अरविंद घोष ने वंदे मातरम चलाया था। भारत में उग्रपंथ की मशाल जलाने का श्रेय तिलक जी को जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद का भी सहारा लिया था। और 1893 में महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं, महाराष्ट्र में 1893 में गणपति महोत्सव का स्टार्ट किया है, गणपति बप्पा मोरया। फिर उन्होंने शिवाजी महोत्सव का भी स्टार्ट किया। एक्चुअली ये अपना एक संगठन बनाने का बहाना था कि हम अपने लोगों को कैसे इकट्ठा करें, तो गणपति महोत्सव बनाया, फिर शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया था। इसके साथ ही साथ अखाड़ा का स्टार्ट किया, लाठी क्लब का स्टार्ट किया, गौ हत्या विरोधी सभा का स्टार्ट किया। तो कुछ प्रमुख आइडियाज़ थे जिस पे लोग काम किए थे ताकि हम अपने आप में कैसे यूनाइट हों। गोपाल हरि देशमुख बहिष्कार। अच्छा, सर्वप्रथम बहिष्कार शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। गोपाल हरि देशमुख ने बहिष्कार शब्द का सर्वप्रथम यूज किया था। तिलक जी ने 1896 में महाराष्ट्र में कोई कर नहीं देना है, यानी कि इसका नारा दिया था, नारा चलाया था। इस दौरान महाराष्ट्र की जनता उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी। यानी कि जो तिलक जी थे उनको लोकमान्य तिलक की उपाधि तब मिली थी जब महाराष्ट्र में उन्होंने आंदोलन चलाया था कि कोई कर नहीं देना है, यानी अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देना है। 1896 में ही तिलक जी ने भारतीय वस्तुओं कपड़ों पर लगे उत्पाद शुल्क के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। यानी जो हमारे ही कपड़ों पे उत्पाद शुल्क लगाया जाता था, तो इन्होंने क्या किया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन चलाया। उल्लेखनीय है कि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार का राजनीतिक नारा सर्वप्रथम दिया। यानी कि राजनीतिक नारा अगर पूछा जाए कि बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज किसने किया, तो तिलक जी ने दिया था। 1897 में जब पूना में प्लेग फैल गया था, 1897 में जब प्लेग फैल गया था पूना में, तो चापेकर बंधु कौन है, यानी कि बालकृष्ण और दामोदर, ये दोनों भाई को चापेकर बंधु ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष यानी रैंड और आयहर्स्ट की हत्या कर दी। यानी प्लेग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो कि रैंड और आयर्स्ट थे, ये दोनों अंग्रेज थे। तो चापेकर बंधु यानी कि बालकृष्ण और दामोदर, ये दोनों मिलके इन दोनों प्लेग कमेटी के अध्यक्ष की हत्या कर दी। तिलक जी ने इसके समर्थन में अपने पत्र केसरी में लेख लिखा था। तो इसके समर्थन में उन्होंने लिखा था, इसलिए उनके ऊपर यानी तिलक जी के ऊपर धारा 124A के तहत न्यायाधीश स्ट्रेची, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तिलक जी को किस न्यायाधीश ने जेल भिजवाया था। उन्हें 1898 में 18 महीने की सजा सुना दी। कौन जज था उस समय? स्ट्रेची था। क्यों सुनाया था? क्योंकि इन्होंने सराहना किया था उन अंग्रेज की हत्या पे।
और ये पूछा जाता कि धारा कौन सा था, और यही धारा जो 124A है, इसी धारा के अंतर्गत गांधी जी को भी जेल भेजा गया था, धारा 124A। तिलक जी 1881 से ही जीजी अयगर के, अब मुझे नाम नहीं आ रहा, जीजी अयगर के साथ मिलकर मराठा अंग्रेजी भाषा में केसरी मराठा भाषा, यानी केसरी ओहो सॉरी सॉरी, जो मराठा और केसरी निकाले थे, तो अंग्रेजी भाषा में मराठा और केसरी था मराठी में, नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। किंतु 1888 में इन दोनों समाचार पत्रों के वो स्वयं चलाने लगे। मतलब शुरू में जीजी अय्यर के साथ मिलकर चला, बट बाद में मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में दोनों खुद ही चलाने लगे। 1907 में सूरत 1907 में सूरत विभाजन के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये 1907, सूरत विभाजन के बाद 1908 में पुनः तिलक जी ने 124 धारा के अंतर्गत तहत ही 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। यानी कि फिर से इनको उसी धारा के अंतर्गत सजा सुना दी गई 6 वर्ष के लिए। यानी 1907 में इनको सजा सुनाई गई, तो 6 वर्ष अगर देखें, यानी सॉरी 1908 में इनको सजा सुनाई गई थी, तो 8 से 14 यानी 1914 के आसपास की बात करें, ये वापस आए, जिसके विरोध में मुंबई के बाजार एक सप्ताह के लिए बंद रहा। यानी कि तिलक जी को जब सजा सुनाई गई तो मुंबई के सारे बाजार एक हफ्ते के लिए बंद हो गए थे, जबकि रेल मजदूर ने 6 दिन का हड़ताल भी किया था। यानी रेल मजदूर ने भी हड़ताल किया था, मुंबई बाजार एक हफ्ते का बंद हो गया था। इस कारण हैरानी ओहो इस सजा के दौरान ही मांडले जेल, यानी जो वर्मा में है इस समय म्यांमार, मांडले जेल में रहते हुए तिलक ने, यानी तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तिलक जी ने। कहाँ पे? जब मांडले जेल में अपनी 6 वर्ष की सजा काट रहे थे। उल्लेखनीय है कि 1922 में महात्मा गांधी को भी, आ गया ना वही क्वेश्चन, यानी कि 622 में महात्मा गांधी जी को भी 124A, धारा 124A के तहत ही सजा सुनाई गई थी। बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो हमारे इतिहास में काला अक्षरों से लिखा जाता है। 16 अक्टूबर 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल का विभाजन रहा। विभाजन के समय वायसराय करजन था, यानी करजन की ही नीतियां थी जिसको विभाजन करने का, तथा गृह सचिव रिजले था और वायसराय करजन था, जबकि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर था। ये तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन में वायसराय करजन था, गृह सचिव रिजले था, और जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो एंड्रयूज फ्रेजर था। करजन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रहार था। यानी जब करजन, वो तो खैर फूट डालो राज करो का नीति चला रहे थे, तो ये राष्ट्रवाद का एक प्रहार था, जिनकी फूट डालो और शासन करो की नीति का ही एक परिणाम था। करजन की इस विभाजनकारी नीति को, यानी विभाजनकारी नीति को, डिवाइड एंड रूल, बिपिन चंद्रपाल ने अपने न्यू इंडिया, यानी जो बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया का समाचार चला रहे थे, उस समाचार में वृत्तिवंत निरंकुशवाद का, सॉरी, पितृवत निरंकुशवाद की संज्ञा दी थी। यानी कि बिपिन चंद्रपाल ने पितृवत निरंकुशवाद की संज्ञा दी थी। पितृवत निरंकुशवाद, बिपिन चंद्रपाल का न्यूज़पेपर का नाम था न्यू इंडिया। उल्लेखनीय है कि बंगाल तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों में से सबसे बड़ी थी। हालांकि 1874 में ही बंगाल असम से पृथक हो चुका था। यानी बंगाल और असम पहले एक साथ थे, तो बंगाल से असम को पृथक कर दिया गया था 1874 में। और 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने प्रशासनिक
असुविधा प्रशासनिक पुनर्गठन के नाम पर किया था। वो तो एक दिखावा था कि प्रशासनिक सुविधा नहीं हो पा रही इसलिए, लेकिन इनका मेन उद्देश्य था कि फूट डालो और राज करो। जबकि वास्तविक कारण ये था कि बंगाल से ही सब कुछ यूनाइट हो रहे हैं, वहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग ज़्यादा राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, इसलिए इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो वास्तविक कारण बंगाल, जो उस समय राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र था, में राष्ट्रीय चेतना को दबाना था और धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर मूल बंगाल के हिंदू बंगालियों को अलग कर दिया। हिंदू बंगालियों को अलग कर दिया। बहिष्कार शब्द का प्रथम बार प्रयोग गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोक हितकारी नाम से भी जानते हैं, यानी लोक हितकारी किनको बोलते हैं? गोपाल हरि देशमुख को बहिष्कार शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, और जो बहिष्कार का नारा दिया था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। अल्पसंख्यक, हाँ यस, तो वो बता रहे थे कि विभाजन कर मूल बंगाल में हिंदू बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना था, यानी कि जब ये यूनाइट नहीं रहेंगे, कम कम संख्या में रहेंगे, तो इन पर राज करना आसान होगा। तो ये अंग्रेजों की नीति थी। थोड़ा सा एक पेज और देख लेते हैं। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा हुई। अब विभाजन की बात नहीं है, घोषणा की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय का घोषणा हुआ, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को ये पूछा जाता है, कलकत्ता में टाउन हॉल में कासिम बाजार, यस, कलकत्ता में टाउन हॉल में कासिम बाजार राजा मणिक चंद्र नंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राजा मणिक चंद्र नंदी की अध्यक्षता में हुई जनसभा में स्वदेशी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, और 7 अगस्त को, जुलाई के बाद अगस्त, यानी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में कासिम बाजार, यानी कासिम बाजार के कलकत्ता के टाउन हॉल में मणिक चंद्र नंदी की अध्यक्षता में एक जनसभा हुई, जिसमें स्वदेशी एंड बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया। 1 सितंबर 1905 को हुई घोषणा के अनुसार 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रभावी हो गया, यानी बंगाल विभाजन जब प्रभावी हुआ वो 16 अक्टूबर का डेट था, जबकि घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई। बंगाल विभाजन का विरोध एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन ने किया था। इस संदर्भ में इन्होंने विरोध में जनसभाएं भी की थी, फिर वो कंटिन्यू चलता रहा। यानी कि हमें यहाँ पे 3 डेट याद रखना है कि 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ कि बंगाल विभाजन होगा। बंगाल विभाजन हुआ कब? 16 अक्टूबर 1905 को, और जब घोषणा हुआ था 20 जुलाई 5 को, तो उसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त, एक डेढ़ हफ्ते बाद, कलकत्ता टाउन हॉल में कासिम बाजार के मणिक चंद्र नंदी की अध्यक्षता में एक जनसभा हुई, जिसमें स्वदेशी एंड बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। तो यहाँ के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। 16 अक्टूबर 1905 के बारे में, जिसको हम शोक दिवस के नाम से जानते हैं, राजेंद्र सुरेंद्र त्रिवेदी राजेंद्र सुरेंद्र ने एक दूसरे को राखी बांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर राखी दिवस के रूप में मनाए, यानी कि हमारे लिए तो बहुत ही दुखदाई है 16 अक्टूबर 1905, जिसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए किसने बोला था? तो राजेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने एक दूसरे को राखी बांधा, और जो राखी दिवस के रूप में मनाने की बात हुई वो रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से हुआ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बंगाल विभाजन के फलस्वरूप क्या क्या हुआ, आगे की चीज़ें। तो दोस्तों, आप सबको
मैं आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आ रही होगी और अपने ओवर टाइम में इसको स्टडी कीजिएगा। अपने पार्ट टाइम में बुक किताब जो भी पढ़ना पढ़िए, लेकिन इसको एक रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।